जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद, गांधीनगर और कच्छ में अनेक परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी शाम को साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव को करेंगे संबोधित। केंद्रीय कृषि मंत्री ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान के 6वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, कृषि की अवधारणा को बदलने की आवश्यकता, कृषि रणनीति पर दोबारा काम करने की बन गई है जरूरत। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को खराब पड़े सरकारी नलकूपों को 36 घंटे के अंदर सही कराकर सुचारू करने के दिए निर्देश। कहा, प्रदेश में आगामी सप्ताह में लगाए जाएंगे 10,000 सोलर पंप। सरकार बिना भेदभाव के पहले और पहले पाव की नीति पर कर रही है अमल। 8वां इंटरनेशनल MSME स्टार्टअप एक्सपो का दिल्ली में आयोजन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उद्यमियों को किया संबोधित। कहा, देश को दुनिया के अग्रिम पंक्ति के मुल्कों में शामिल करना है लक्ष्य। देश विदेश की 1500 से ज्यादा MSME कंपनियां ले रही हैं भाग। जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश को बनाया गया है भागीदार राज्य। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। पहाड़ी क्षेत्रों में सोमवार तक पूरे राज्य में भारी वर्षा का अनुमान। येलो अलर्ट को देखते हुए प्रशासन और राज्य आपदा मोचन बल सतर्क। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नए कार्यालय भवन और साबरमती में अटल फुट ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री रविवार को भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन भी करेंगे। और खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रधानमंत्री का निरंतर हमेशा से ही प्रयास चला आ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में खादी उत्सव आयोजित किया जाएगा। केंद्र के प्रयासों के बारे में बुनकरों का क्या कहना है, आइए उन्हीं की जबानी सुनते हैं। पहले से अच्छा बनती है, अच्छा चलता है, सरकार ने बहुत अच्छा किया है। अब पहले से ज़्यादा काम मिलता है, पहले से अच्छा है। खादी में अच्छा रहता है, पहले नहीं अच्छा था, अभी तो अच्छा है। तो मोदी सरकार ने अच्छा किया है, सरकार ने बहुत अच्छा किया है। और मजदूरी भी ज़्यादा मिलती है, पहले से ज़्यादा मिलती है, बहुत अच्छा किया है। पीएम साहब ने जब से अनाउंस किया है खादी के बारे में, तब से लोग बहुत जागरूक हुए हैं। खादी उत्सव इसीलिए मना जा रहा है कि ये लोग जागरूक हो जावे। ऐसा कोई उत्सव देखेगा तो लोग ज़्यादा जागरूक होगा। अभी ये प्रोग्राम होगा तो लोग आएंगे, तो लोग उसमें जागरूक होंगे और लोग को भी मालूम पड़ेगा कि खादी पहनने से ये होता है। तो वो दिन के दूसरे दिन से हमारी बिक्री भी ज़्यादा होती है। खादी को बढ़ाने का मतलब यही है कि लोगों को इससे काफ़ी लोगों को रोज़ मिलता है। बुनने वाले को, धागा बनाने वाले को और कपड़ा धोने वाले को, सबको इसमें से रोज़ी मिलता है। कलर करने वाले को, इसलिए खादी पहनना बहुत ज़रूरी। खादी का हमारा बढ़ावा जितना हो उतना अच्छा है। और खादी उत्सव और केंद्र की खादी नीतियों पर विक्रेताओं और खरीदारों का क्या कहना है, आइए जानते हैं।
मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर घर में झंडा होना चाहिए, इसलिए झंडे की तो बिक्री काफ़ी हुई मैडम। डिमांड उसकी इतनी बढ़ गई थी कि रोज हजारों लोग आते थे और झंडे ले जाते थे, इतनी है खादी की। Our forefathers used to wear the khadi, but now again the trend has come in ourself also, because it's comfortable, it's cool, and also it's handmade. मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे PM उसको प्रमोट कर रहे हैं, and whatever he is doing, getting our tradition and culture for the new generation, that initiative that he is taking, हम बहुत खुश हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने खुद खादी को एक मिशन के तौर पे लिया है, और उसकी वजह से आज पूरे भारत में ना कोई बूढ़े लोग, लेकिन जो नए यंगस्टर है वो भी खादी को आज अपनाने लगे हैं, और बहुत बिक्री, मतलब उनके आने के बाद खादी को लोग समझने लगे। अगली खबर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन संगठन राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान ने हैदराबाद में 6वें दीक्षांत समारोह 2022 का आयोजन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि की अवधारणा को बदलने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के युग में फसलों में आने वाले बदलावों का अध्ययन करने के साथ साथ कृषि रणनीति पर दोबारा काम करने की जरूरत बन गई है। तोमर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि को समृद्ध बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। खेती और किसानों को समृद्ध करने के प्रयासों के तहत छात्र भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए खेती को समय देकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तोमर ने कहा, भारत कृषि प्रधान देश है। हमने न केवल खेती की महत्व और प्राथमिकता स्वीकार की है, बल्कि ये भी साबित किया है कि हमारी खेती विपरीत और जटिल परिस्थितियों में अपना लचीलापन कायम रखती है। विडंबना यह है कि कृषि आज भी मौसम पर निर्भर है। किसान मेहनत करता है, सरकार सब्सिडी देकर मदद करती है, उर्वरक उपलब्ध कराती है, बिजली और सिंचाई की व्यवस्था करती है ताकि भरपूर फसल हो। लेकिन जब प्रकृति की मार पड़ती है तो फसल में रोग लग जाता है, कभी ओले बरसते हैं, बाढ़ आ जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों के नुकसान की भरपाई हो जाती है, लेकिन आज जरूरत इस बात की भी है कि इस परिस्थिति को बदला जाए। कृषि में कैसे प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, कैसे नई पीढ़ी को कृषि की तरफ आकर्षित किया जाए, सरकार इन सभी विषयों पर काम कर रही है। डिजिटल कृषि मिशन जैसी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। कृषि स्टार्टअप्स को भी और प्रोत्साहन दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं कृषि संसाधन विभाग मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई है। उन्होंने अधिकारियों को विद्युत आपूर्ति को मानकों के अनुसार सुनिश्चित कर सुचारू करने और खराब पड़े सरकारी नलकूपों को 36 घंटे के अंदर सही कराकर सुचारू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, प्रदेश में आगामी सप्ताह से 10,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे, जिसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने के लिए उसको ठीक प्रकार से आपूर्ति हो, इसके निर्देश दिए हैं। नगरीय क्षेत्र के भीतर साफ स्वच्छता और साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसके लिए हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है। आयुष्मान भारत के भीतर गोल्डन कार्ड बना करके जो हमारे उससे लाभार्थी हैं उनको जल्दी अभिसिंचित किया जाए, इसके लिए निर्देश दिए हैं। सरकारी ट्यूबवेल और यदि विद्युत दोष और यांत्रिक दोष से खराब हैं तो उनको समयबद्ध तरीके से उनको 36 घंटे के भीतर ठीक किया जाए, वो निर्देश अभी मैं उनको देने वाला हूँ। इसी तरीके से 10,000 सोलर पंप पूरे प्रदेश में खोले जाएंगे, उसके लिए एक हफ्ते 10 दिन के भीतर खोले जाएंगे, तो किसान उसके लिए तैयारी करें। उनको ऑनलाइन जो है उसके लिए सुविधा होगी कि वो अपना आवेदन पत्र दे सकें, और जो पहले किसान अपना आवेदन देगा उसको प्राथमिकता पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर उसको उपलब्ध करें। देश भर में खासकर महाराष्ट्र में कल धूमधाम से बैल पोला पर्व मनाया गया। इस 2 दिवसीय पर्व में बैलों की पूजा करने का विधान है। पोला का मतलब होता है बैलों का पूजन, श्रृंगार, सेवा और उनके प्रति आभार प्रदर्शन का दिन। महाराष्ट्र में खेती का बहुत महत्व है, यही कारण है कि पोला त्योहार वहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बैलों को नहला धुलाकर सजाया जाता है, उन्हें पूरा आराम दिया जाता है। बैलों को भगवान मानने वाले किसान बैलों की हल्दी और गर्म पानी से सिकाई करते हैं और पूजा करते हैं। कल बैलों की पूजा की गई और उनका धन्यवाद किया गया।
महाराष्ट्र में ये पर्व सावन मास की पिथौरी अमावस्या पर मनाया जाता है। ये त्यौहार महाराष्ट्र में अविश्वसनीय खुशी के साथ 2 दिन तक मनाया जाता है। अमावस्या के दिन बड़ा पोला मनाया जाता है, जबकि दूसरे दिन छोटा पोला मनाया जाता है। आज छोटा पोला मनाया जा रहा है। आज बच्चे लकड़ी का बैल लेकर घर घर जाते हैं और कुछ दक्षिणा मांगते हैं। आज नगर के किसी एक व्यस्त चौराहे महाल से मारबत का जुलूस भी निकाला जाता है। इसी के साथ निकलते हैं बटगया। बटगया विभिन्न सामाजिक बुराइयों, भ्रष्टाचार या कुरीतियों का रूप होते हैं। उनका पुतला दहन किया जाता है। किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी। इसके लिए पात्रता की शर्तें भी निर्धारित की गई थीं, लेकिन इन शर्तों को ताक पर रखकर अपात्रों ने भी इसका लाभ लिया। उत्तर प्रदेश के कई जिले में तो ब्लॉक प्रमुख से लेकर राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष तक ने सम्मान निधि का लाभ लिया है। अब मामले पकड़ में आने पर इनसे रिकवरी की जाएगी। कृषि विभाग द्वारा लगातार अपात्रों से किसान सम्मान निधि छोड़ने के लिए अपील की जा रही है। उसके बाद भी कम ही लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं। इसे देखते हुए खुद ही कृषि विभाग ने पात्रता की शर्तें की कसौटी पर किसान सम्मान निधि पाने वालों को कसना शुरू कर दिया है। उसके बाद ही अपात्रों के नाम बाहर आने लगे हैं। इस बार आयकर दाताओं की एक सूची कृषि विभाग ने तैयार की है। इसमें 2722 आयकर दाता ऐसे सामने आए हैं जिन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। इन लोगों ने 2.41 करोड़ रुपए की सम्मान निधि केंद्र सरकार से प्राप्त की है। अब इसकी वसूली की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा रिकवरी के नोटिस भी तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही संबंधित लोगों के बैंक खातों को होल्ड करने के लिए भी अग्रणी जिला प्रबंधक को सूची भेजी गई है। जो धनराशि खातों में पड़ी है उसे तो सीधे केंद्र सरकार के खाते में जमा करा दिया जाएगा। वहीं अगर खाते में धनराशि नहीं है तो उसे संबंधित व्यक्ति से वसूल किया जाएगा। जनपद मैनपुरी में प्रदेश सरकार के जो निर्देश हैं इसमें लगातार हम लोग इस चीज़ों का सत्यापन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो सामान्य रूप से पीएम किसान के नाम से जाना जाता है, इनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो और प्लस EKYC इनकी होती रहे। इनके आधार नंबर और बाकी सारे डिटेल्स जो पोर्टल पे भरे जाने हैं, प्लस इनका लैंड डिटेल जो है पोर्टल पे भरा जाना है, उसको हम लोग लगातार अपडेट कर रहे हैं। सत्यापन के दौरान हम लोग को करीब 27-28 कुछ ऐसे लोग पाए गए थे जो इनकम टैक्स पेइंग हैं और विगत समय से किसान सम्मान निधि की में निहित धनराशि प्राप्त कर रहे थे। ऐसे स्थिति में हम लोगों ने इनको नोटिस जारी किया है और करीब 35 लाख रुपए की रिकवरी भी करी है। शेष करीब 2000 लोगों से ज़्यादा लोग हैं जिनसे रिकवरी की जानी शेष है। हम लोग अभियान चला करके बैंक के अधिकारियों से संपर्क में हैं और अभियान चला करके हम लोग निकट भविष्य में 1 महीने के भीतर भी शेष धनराशि भी वसूल करेंगे। 8वां इंटरनेशनल MSME स्टार्टअप एक्सपो एवं समिट 25 अगस्त से प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश विदेश की 1500 से ज्यादा MSME कंपनियां भाग ले रही हैं। शुक्रवार को अखिल भारतीय लघु उद्यमी सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे देश के लघु उद्यमियों, छोटे कारोबारियों, स्वरोजगार में लगे युवाओं, महिलाओं, SC/ST वर्ग एवं ग्रामीणों को हजारों की संख्या में आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश को भागीदार राज्य बनाया गया है। एक्सपो में इन राज्यों के हर जिले के विशेष उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में हम अपने देश के प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा तो हम दुनिया के अग्रिम पंक्ति के मुल्कों में से एक होंगे। Now, as far as the subject of this event is concerned, the MSMEs and the focus on youth, as you were saying, I think to connect it directly with what the Prime Minister has been repeatedly reiterating for the last several months, the Amrit Kal. And when he talks of Amrit Kal, obviously he refers to the next 25 years. Because India today has completed 75 years of its independent existence. And therefore, the next 25 years are crucial because that will determine the face of India when independent India turns 100.
इस कार्यक्रम में विशेषकर युवा उद्यमियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि युवा अगर कठिन परिश्रम के साथ अपने लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करेंगे तो सफलता उनके कदम चूमेगी। India at 100 is the dream place to be in. All of you are lucky to pass through this time कि भारत जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको अपने इतिहास पे गौरव करने का मौका और भविष्य में दुनिया को लीड करने का मौका दोनों आपके हाथ में है। बट स्टे ट्रू टू योर स्किल्स, स्टे ट्रू टू योर पाथ, द गोल्स विल बी योर्स। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार देश में असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए विशेष कार्य कर रही है। जल्द ही इन गैर संगठित कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल सकेगी। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि स्वास्थ्य से समृद्धि योजना के तहत हम श्रमिकों को आर्थिक सहायता के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। हम असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस देश के जो गरीब वर्ग है जिसको हमने अपने पूरे प्रेजेंटेशन में नाम दिया स्वास्थ्य से समृद्धि, ये उन्हीं लक्ष्यों और उसी नोटिंग की ओर हम लोगों ने जाने का काम किया है। और मुझे ये खुशी है कि हम सभी राज्य मंत्रियों ने ये भी तय किया कि इस पर जो सजेशन आए हैं उसके बेस पर हम एक वर्किंग सजेशन का पेपर भी सर्कुलेट करेंगे और आप सबके सहयोग से इस स्कीम को मजबूत बना के देश के असंगठित क्षेत्र के कार्यबल को न केवल ऊंचा उठाएंगे, उनके योगदान से भारत को भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएंगे। और आइए देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव। शुक्रवार के दिन ज्वार के बाजार में कुल मिलाकर सुस्ती देखी गई। ज्यादातर मंडियों में इसके सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में तेजी रही। एग्मार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में शुक्रवार को ज्वार के भाव में नरमी आई। 25 अगस्त को यहां ज्वार के सौदे 4,450 रुपए क्विंटल पर हुए, जो कि 26 अगस्त को 100 रुपए गिरकर 4,350 रुपए पर आ गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में 125 रुपए की गिरावट आई। यहाँ 25 अगस्त को ज्वार का भाव 3,125 रुपए था, जो कि 26 अगस्त को 3,000 रुपए हो गया। राज्य की जम्बूसर मंडी में 200 रुपए की नरमी दर्ज की गई। 25 अगस्त को यहाँ ज्वार का भाव रहा 2,200 रुपए, जो 26 अगस्त को 2,000 रुपए रह गया। दूसरी ओर गुजरात की ही सिद्धपुर मंडी में ज्वार का कारोबार मामूली बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 25 अगस्त को ज्वार का भाव रहा 3,700 रुपए, जो कि 26 अगस्त को 5 रुपए की तेजी के बाद 3,705 रुपए हो गया। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 42,30,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ये आंकड़ा 48,10,000 टन था। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत ने साल 2020-21 में $2 करोड़ 70 लाख मूल्य के मोटे अनाज का निर्यात किया था, जबकि साल 2019-20 के दौरान निर्यात $2 करोड़ 85 लाख का हुआ था। वैसे वाणिज्य मंत्रालय को इस साल मोटे अनाज के निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके भाव की करें तो 26 अगस्त को अधिकांश मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में 25 अगस्त को अरहर का भाव था 5,300 रुपए, जो कि 26 अगस्त को 100 रुपए की नरमी के बाद 5,200 रुपए रह गया। यहीं की राजकोट मंडी में 25 अगस्त को अरहर का भाव रहा 6,100 रुपए, जो कि 26 अगस्त को 100 रुपए गिरकर 6,000 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 25 अगस्त को अरहर का भाव रहा 6,540 रुपए, जो कि 26 अगस्त को 10 रुपए बढ़कर 6,550 रुपए पर आ गया। यहीं की गाजियाबाद मंडी में 25 और 26 अगस्त को अरहर के सौदे बिना किसी फेरबदल के 6,550 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है।
है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,40,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छा इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से फरवरी के बीच 11 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश से 11 महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। देखते हैं किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। पश्चिम बंगाल में किसान उड़द और मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। 1 बीघा में बुआई के लिए 3 से 5 किलो बीज काफी रहेंगे। बुआई 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। इनके पौधों के बीच दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर और कतार से कतार के बीच दूरी 10 सेंटीमीटर की रखें। प्रति बीघा में 1 से 1.5 टन गोबर की खाद डालें। मूंग और उड़द के खेतों में जल निकासी की पूरी व्यवस्था करें। अगर भारी वर्षा हो रही हो तो ऐसे में बुआई रोक दें। यहाँ के किसान सोयाबीन की बुआई के बाद इसकी फसल को फफूंद से बचाने के लिए हेक्साकोनाजोल को 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। साथ ही इनके खेतों में भी जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ पर इलायची की फसल में बीज बनने की अवस्था है। ऐसे में इसके खेतों को खरपतवार मुक्त रखें और इनकी फसलों को कीटों और लाल चींटी के प्रकोप से बचाने के लिए पानी में गौमूत्र और नीम के तेल को मिलाकर सप्ताह में 1 बार स्प्रे करें। ओडिशा में तिल की खेती कर रहे किसान फसल की विशेष देखभाल करें। इस समय इसमें लीफ वेवर या पत्ता फुदा कीट का प्रकोप देखा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनफस को 2 मिलीलीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इस समय दलहन, तिलहन और सब्जियों में एफिड का हमला देखा जाता है। इससे बचाव के लिए किसान फ्लोनिकैमिड को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। मूंग में लीफ कैटरपिलर को नियंत्रित करने के लिए इसमें इमेमैक्टी बेंजोएट को 2.5 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। आलू में लीफ ब्लाइट रोग या झुलसा रोग को नियंत्रित करने के लिए उचित दवा का छिड़काव करें। भिंडी में सफेद मक्खी और येलो मॉजिक जैसे चूसने वाले कीटों से बचाने के लिए 20 पीले या नीले स्टिकी ट्रैप लगाएं। टमाटर में फल छेदक को नियंत्रित करने के लिए बेंजोएट की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। बारिश के कारण बैंगन में फल सड़ने की समस्या हो सकती है। इससे बचाव के लिए उचित उपाय कर लें। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें खास खबर में।
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित भारत के नए प्रधान न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में जस्टिस ललित को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 3 महीने से भी कम समय का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। दिल्ली सरकार की शराब नीति के विरोध में शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी का अभियान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी लगातार कई हफ्तों से धरना प्रदर्शन के जरिए अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरने में लगी है। इसी कड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ पद यात्रा निकाली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में लखनऊ की लगभग 188.484 करोड़ की लागत की 161 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वह दिन दूर नहीं कि ये उत्तर प्रदेश न्यू जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हिंदुस्तान के सभी राज्यों से आगे होगा। भूपेंद्र यादव पुडुचेरी में आयोजित स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान में शामिल हुए। इसके तहत पुडुचेरी के प्रोमेनेड बीच पर 1 दिवसीय समुद्र तट सफाई अभियान का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री ने समुद्र तट पर सफाई भी की। इस अभियान का उद्देश्य सामुदायिक प्रयासों के जरिए महासागर और तटीय सफाई में सुधार करना है। उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 933 में स्थित सुपरटेक के दोनों टावर 28 अगस्त को मलबे में बदल जाएंगे। यातायात कर्मियों सहित करीब 400 पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। आपातकालीन वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने ट्विन टावर के ग्राहकों को आश्वासन दिया है कि बिल्डर के पास जमा की गई उनकी पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। और इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। आपने किस तरीके से लाभ लिया? सरसों की और मूंग उड़द की फसल लेने लगे, उसके बाद में फिर धान की हमने 3 फसल मिल जाए। बहुत अच्छी टाइम मिला है उन्हें और अच्छी पैदावारी मिला है जी। काफ़ी समय से हम इससे लाभ ले रहे हैं। सरसों बोते हैं, मूंग बोते हैं, एक कम समय की फसल है ताकि हमें इनसे अच्छा बेनिफिट होता है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर 29 अगस्त सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप जानते हैं बढ़ती उम्र के साथ आंखों की समस्या भी बढ़ती चली जाती है। ऐसे आंखों की बीमारियां हैं, उनके सही समय पर इलाज नहीं की जाए तो अंधापन हो सकता है। हम आंखों के रोगों की बीमारियों के बारे में, उनके रोकथाम के बारे में, उनके इलाज के बारे में विस्तृत रूप से डीडी किसान चैनल पर बात करेंगे। नेत्रदान पखवाड़ा पर विशेष आंखों की समस्याएं और दृष्टिहीनता, कारण, लक्षण और उपचार। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।